क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और खान पान बदल जाता है, वहां एक देश एक भाषा जैसी बातें कितनी खोखली हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस भी कहा जा सकता है। एक ऐसा मुद्दा जो असल में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सवालों से भटकाने का काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भाषा की लड़ाई की। हाय गाइस, आप देख रहे हैं सिंग्राउंड और मैं हूं सारा खान। हिंदी बोल रहा है तुम हिंदी बोल पश्चिमबंग हिंदी बंगाल कहाँ से निकला है? भारत से ही ना निकला है। हिंदी और बांग्ला क्या बात है? जिसको जो आना बोले है पढ़े तो बांग्ला बोलो। हम नहीं बोलेंगे मेरा मन। मराठी इथे राहायचं ना तर मराठी शिकायचं. मराठी बोल. मी माफी मागतो. मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल. मराठीत नहीं इतना ही थे बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी. नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. आता तो पैसे हाँ, नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है. महाराष्ट्र में दुकानों के बोर्ड तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वो मराठी में नहीं है। बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय को पीटा गया क्योंकि उसने हिंदी में बात की। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई भाषा इतनी बड़ी समस्या है या सिर्फ एक दिखावा संकट है जिसे राजनीतिक फायदे के लिए बनाया जा रहा है? आज हम इतिहास, राजनीतिक और सामाजिक गहराई में जाकर बात करेंगे ताकि समझ सके भाषा की राजनीति कैसे हमें बांटने का काम करती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था, राष्ट्रभाषा क्या होगी। सोचिए, एक नया नया देश बना है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। ये बात कितनी अजीब लगती है, लेकिन ये हमारी खूबसूरती थी। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और 700 से ज्यादा अधिक बोलियां हैं। हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा थी, लगभग 40% लोगों द्वारा। लेकिन आंकड़े सिर्फ 40% लोगों का नहीं, बाकी के 60% क्या बोलते थे? दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पूर्वोत्तर में असमिया, बंगाली, पश्चिम में मराठी, गुजराती में लोगों की अपनी भाषाएं थी, अपनी पहचान थी और वो अपनी पहचान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। संविधान सभा में महीनों तक बहस चली। ये सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों की बात नहीं थी, ये महीनों तक चलने वाली बहस थी। हिंदी समर्थकों का तर्क था, एक देश को एक भाषा चाहिए। उनका मानना था कि एक भाषा से देश में एकता आएगी, कम्युनिकेशन आसान होगा और दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएंगे। लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों का तर्क था, हमारी भाषा हमारी पहचान है, इसे नष्ट नहीं होने देंगे। उनके लिए भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं थी, वो उनकी संस्कृति थी, उनका इतिहास था, उनका वजूद था। आखिरकार 1950 में एक समझौता हुआ। हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसका मतलब था कि सरकार के कामकाज हिंदी में हो सकते हैं। इंग्लिश को 15 साल के लिए सह राजभाषा बनाया गया। इसका मतलब था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1965 तक इंग्लिश को हटाने की योजना थी। वे एक तरह की डेडलाइन थी कि 15 साल में हिंदी इतनी मजबूत हो जाएगी कि इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 1965 तक आते आते क्या हुआ? क्या वाकई इंग्लिश को हटा दिया गया या फिर कुछ और ही नया मंजर देखने को मिला? 1965 में केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र राजभाषा बना दिया। फिर यहीं से शुरू हुई एक ऐसी आग जो आज तक पूरी तरह से बुझी नहीं। तमिलनाडु में विद्रोह फूट पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, ये जन सैलाब था। हिंदी नहीं, अंग्रेजी सही के नारे लगे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उनकी आवाज़ थी, उनका गुस्सा था। छात्रों ने आत्मदेह किया, हजारों गिरफ्तार हुए। डीएमके ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया क्योंकि उनकी जनता की भावनाओं से जुड़ा था। उन्होंने इस आंदोलन को हवा दी और इसे एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बना लिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अनिश्चित काल तक इंग्लिश को राजभाषा घोषित कर दिया गया। लेकिन आज क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? एक बड़ा झूठ जो फैलाया जाता है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन सच ये है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश राजभाषाएं हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और ये सभी भाषाएं बराबर हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं हैं। 2019 में अमित शाह ने कहा, देश की एकता के लिए एक भाषा ज़रूरी है।
हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, अंग्रेजी सीखना भारतीय संस्कृति पर शर्म है। अब इस बात पर थोड़ा रुक कर सोचते हैं, क्या वाकई अंग्रेजी सीखना शर्म की बात है? आज की दुनिया में जब हम ग्लोबल इकॉनमी की बात करते हैं, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या अंग्रेजी सीखना वाकई शर्म की बात है? तो फिर हिंदी थोपना क्या एकता लाएगा या फिर तनाव पैदा करेगा? जब आप किसी पर कुछ थोपते हैं तो वो विद्रोह करता है, और जब विरोध करता है तो दरार पड़ती है। अब बात करते हैं हाल की घटनाओं की, जो दिखाती है कि भाषा की लड़ाई कितनी खतरनाक मोड़ ले चुकी है। महाराष्ट्र, दुकान के बोर्ड मराठी में नहीं है, तोड़ दो। ये कौन सा तरीका है? ये कर्नाटक है, कन्नड़ बोलो। एक डिलीवरी बॉय को पीटा गया क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा था। क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या भाषाई फांसीवाद में? जब भी भाषा का मुद्दा उठता है, मीडिया और राजनीति उसे हाईलाइट करती हैं। दिन रात डिबेट चलती है, खबरें दिखाई जाती हैं और नेता बयान देते हैं, लेकिन किसी ने क्यों नहीं पूछा? भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पर क्यों? जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? ये सब एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं, भाषा की लड़ाई में असली मुद्दों को छुपाने का तरीका। मान लीजिए कल को सब एक भाषा बोलने लग जाएं, तो क्या समस्या खत्म हो जाएंगी? नहीं, फिर से लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जाति के नाम पर लड़ेंगे, क्षेत्रवाद के नाम पर, क्योंकि सिस्टम को चाहिए कि असली मुद्दों पर कोई बात न करे। भारत को एक भाषा नहीं, एक विजन चाहिए। हमें भाषा को दीवार नहीं, पुल बनाना होगा। भाषा हमें जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थिंक ग्राउंड पर मिलते हैं अगली क्रिटिकल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।